ये है iQOO का नया उत्तराधिकारी और गेमर्स की जान iQOO 13। इसमें एंड्रॉइड वर्ल्ड का सबसे पावरफुल SoC स्नैपड्रैगन 8 Elite लगा हुआ है। लेकिन आजकल की Gen Z ऑडियंस को परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा कैमरा पसंद आता है और सिर्फ इसी चीज के लिए वो 50 से 60 हजार रुपए उड़ाता है। लेकिन बदले में क्या वो प्रोसेसर के अलावा कुछ और भी पाता है, सब खुद जान पाओगे जब सब्सक्राइब बटन दबाओगे। iQOO 11 तक iQOO के बॉक्स बड़े टेढ़े मेढ़े से आते थे, लेकिन पिछले साल से बिल्कुल सिंपल बॉक्स में फोन आता है, लिहाजा ये भी बहुत सिंपल सा है। तो सबसे ऊपर के माले में ही है ये प्यारा सा स्मार्टफोन, इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद BMW मोटरस्पोर्ट, भाई इनकी कोलैबोरेशन के बड़े बड़े झंडे, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। और उसके अलावा छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन केस, एंड ये है ग्राउंड फ्लोर पे 120 वोल्ट का चार्जर। देखो आपको टेक्नोलॉजी समझाता हूँ, ये है चाइनीज 120 वोल्ट का चार्जर और ये है इंडियन 120 वोल्ट का चार्जर। वहीं पे बनते हैं, एक ही फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। इतना बड़ा चार्जर आपको कैरी करना पड़ेगा और यहाँ 120 के लिए इतना। इंडिया में भी लेके आओ यार, ऐसी टेक्नोलॉजी हमको जरूरत है। ये है एक टाइप C to C वाली केबल एंड दैट्स ऑल। तो फाइनली टाइम है सील खोलने का, नहीं सील फाड़ने का। अब इसके दीदार पे आए तो मेजर चेंजेस नहीं है iQOO 12 के कंपैरिजन में। वही कैमरा बम्प है, एल्यूमिनियम की फ्रेम है और फ्रंट साइड में सोट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन है। बाकी ये एक ग्लोसी बैक पैनल है, जिसकी वजह से जब भी आप इसको छुओगे तो आपकी उंगलियों के निशान बिल्कुल वैसे ही छप जाएंगे जैसे CID का रैप्टा। इसको आप बिना कवर के यूज कर ही नहीं सकते। ओ भाई, मैं इसको बूट कर रहा हूँ और मेरे को ये चीज दिख रही है भाई, ये जो वीवो की लाइट है इस बार इसके अंदर भी डाल दी गई है। सच में ये लग तो कमाल रही है। ओके, आपको सेटिंग में रेयर लाइट इफेक्ट के नाम से मिल जाएगी। बहुत सारे कलर्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो इनकमिंग कॉल के लिए, चार्जिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, पावर ऑन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, अलग अलग तरीके से। और जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आई है। बाकी बात करें इसके वेट की तो ये है 215 ग्राम का, जहां पिछली बार ये 203 ग्राम का आया करता था iQOO 12। तो ऑलमोस्ट 13 ग्राम का वेट इंक्रीज हुआ है। बाकी कुछ ऐसे फ्लैगशिप फीचर्स तो 2025 में बिल्कुल सारे ही फोन में मिलेंगे जो आपको 50-60,000 से ऊपर मिलेंगे, जैसे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, IP69 और USB 3.2 Gen 1। अब गेमर्स पूछे खेलेगा फ्री फायर से पहले मैं परफॉर्मेंस पार्ट स्टार्ट कर देता हूं। फ्री फायर तो हम नहीं खेलते, लेकिन PUBG से अपना अलग नाता है। ये फोन लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite पे काम करता है, जो 3nm के आर्किटेक्चर पे आता है। 4.32 गीगाहर्ट्ज की पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। सच में पावर बहुत ही कमाल की है और इसके अंदर Cortex CPU यूज ना करके Orion CPU का यूज हुआ है। और अगर आपको नंबर ज्यादा समझ में आते हैं तो हमने इसके ऊपर AnTuTu बेंचमार्क स्कोर, CPU थ्रोटल टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट, Geekbench टेस्ट, जितने एक स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, हमने सब इसके ऊपर परफॉर्म करे। अगर बात करें AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की, तो अब तक हमने जितने स्मार्टफोन ट्राई किए हैं, चाहे वो 8 Elite वाले हो, 9400 वाले हो, सबसे ज्यादा स्कोर्स इसके हैं। ऑल्दो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑलमोस्ट 28 लाख को टच करता है, 2.8 मिलियन को, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन CPU थ्रोटल भी उसके अकॉर्डिंग ही जाता है। ग्रीन ग्राफ है, अचानक से रेड आता है, उसके बाद अगेन ग्रीन, और ये 71% आपको स्कोर देगा। जितने भी हमने स्मार्टफोन टेस्ट किए हैं उस हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन इसके जो स्टोरेज टेस्ट हैं वो बहुत कम आते हैं, 1,90,000। वहीं ये मेरे पास Realme GT 7 Pro है, उसके 2,90,000 आते हैं। लेकिन वहीं AnTuTu बेंचमार्क स्कोर वगैरह देखोगे तो उनके अंदर इतना कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हो गया स्टोरेज। तो ये नंबर जरूर कम है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें डेटा ट्रांसफर करने में या फिर इसे डेटा लेने में। 1 घंटे तक लगातार हमने 90 FPS तक BGMI खेला है, वो भी एकदम सुप्रीम सेटिंग्स पे मैक्स, लेकिन बिल्कुल भी कोई लैग नहीं है। 11% का बैटरी ड्रॉप आया 1 घंटे की गेमिंग में। ये फोन ऐसा है जिसके अंदर आपको बैटरी भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलती है, भले ये एक फ्लैगशिप फोन हो, थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से 6150 मिली एम्पेयर की बैटरी, और साथ ही इसको चार्ज करता है 120 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर। ऑल्दो इंडियन वेरिएंट में आपको 6000 mAh बैटरी ही मिलेगी, लेकिन एक फ्लैगशिप के हिसाब से 6000 mAh काफी ज्यादा होती है। पर ये फ्लैगशिप है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। बात इसके कैमरास की करें तो 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर कैमरास हैं इसके अंदर। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और साथ ही 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो सेंसर। हाँ, लास्ट ईयर के मुकाबले इन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड कराया है। 64 मेगापिक्सल का सेंसर हुआ करता था और 3x ऑप्टिकल जूम था,
जो इस बार 50 मेगापिक्सल और 2x में कन्वर्ट हो चुका है। हमने इससे डे लाइट में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं, जहां पे इसको प्रॉपर लाइट मिलती है वहां इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन जहां भी लाइट के साथ थोड़ा सा हेर फेर हुआ ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, बोले तो फोटोज का भूत बना देता है। यहाँ पे इन फोटोज को आप देखिए, ये कलर्स को बहुत ही ज्यादा फेड कर देता है, बल्कि ये एक अपर मिड रेंज स्मार्टफोन के बेंचमार्क को भी मीट नहीं कर पा रहा है। बहुत बार इतने नॉर्मल सिनेरियोज में भी इसने इतनी खराब फोटोज दी हैं कि वो किसी काम की नहीं है। और अब बात करते हैं आप सबके चहेते पार्ट की, और वो है पोर्ट्रेट मोड। अगेन इसके पोर्ट्रेट फोटोज में भी एज डिटेक्शन उतना प्रॉपर नहीं है जितनी हम इसकी प्राइस पे कर रहे हैं। ऑल्दो कलर्स एंड स्किन टोन अच्छी है, आपको पसंद आएगी, लेकिन जब एज डिटेक्शन ही पोर्ट्रेट फोटोज में अच्छा नहीं होगा तो उन पोर्ट्रेट फोटोज का आप करोगे क्या। लास्ट ईयर iQOO 12 में हमें 100x तक का जूम मिलता था, लेकिन इस बार 30x ही कर दिया गया है उसको। नंबर्स फिर भी ठीक है, लेकिन स्टिल आपको जो काम आएगा वो 10x ही है। 10x के बाद इसकी फोटोज काम की नहीं रहती हैं। इवन 10x वाली फोटो को आप जूम करके देखोगे तो वो 30x वाली से ज्यादा बेटर डिटेल्स दे देगी। बाकी मैक्रो फोटोज काफी अच्छी हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड में वही डिटेल है जो आपको इस प्राइस में या फिर 10-15 हजार रुपए कम में मिल जाएंगे। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। यहाँ पे क्वालिटी में ठीक ठाक बोलूंगा, इतनी भी अच्छी नहीं जितनी आपको इस प्राइस रेंज में वीवो और ओप्पो के फोन प्रोवाइड करते हैं। स्किन टोन एंड कलर्स में मैनेज रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक अपर मिड रेंज वाले स्मार्टफोन की कैटेगरी में डाल सकते हो आप सेल्फी डिपार्टमेंट। That's all about फोटोग्राफी। अब इसकी वीडियोग्राफी देखते हैं। एक्चुअल में 60,000 रुपए 50,000 रुपए के हिसाब से ये कितनी वर्थ देता है आपको। ये फोन मैक्स 8K 30 FPS में शूट कर सकता है। इस वक्त हम अपनी स्वीट स्पॉट पे शूट कर रहे हैं 4K 60 FPS, और ये इस तरीके की कुछ स्टेबलाइजेशन आपको ऑफर करता है। अब ये काफी नॉर्मल सा सिनेरियो है, वहीं ये सूरज के सामने बिल्कुल। एक तो किस तरीके से इसने आसमान को वाइट वगैरह कर रखा है, कैसे बैलेंस कर रहा है वो आप देख सकते हो, जिससे आपको बेटर एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से ये मैनेज करेगा स्किन टोन वगैरह को। अभी मैं एकदम सनलाइट के सामने हूँ, आँख भी नहीं खुल रही है, और ऐसे में ये किस तरीके से ले रहा है आप इसको देख सकते हो। साथ ही में ये थोड़ा सा मैं भाग के दिखाऊंगा, आपको स्टेबलाइजेशन का बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से फोन स्टेबलाइज रखता है फुटेज को। और इस बार ये चीज़ अच्छी है, इन्होंने फ्रंट में भी 4K 60 FPS दिया है। बैक कैमरा से अभी मैं शूट कर रहा था, वो लिटरली बहुत ख़राब है, इसलिए क्योंकि मैं डिटेल्स उसमें देख नहीं पा रहा हूँ। पेड़ पौधों पे आप थोड़ा सा बैक कैमरा के वीडियो को रोक के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अजब सी धुंध सी छाई हुई है। इस वक्त है नहीं, ऑल्दो इतनी, आप आराम से हर चीज़ को देख सकते हो। और ऐसे है कुछ 4K 60 FPS इसका फ्रंट का, जिससे आपको एक आइडिया लगाने में ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरीके से 4K 60 FPS फ्रंट का शूट करवाता है। अगर आप iQOO 12 चलाते हो या फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आपको कुछ चेंजेस इसके अंदर नोटिस होंगे। जैसे पिछली बार की डिस्प्ले 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली थी, लेकिन इस बार 6.82 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले आ गई है, और वो भी एक LTPO पैनल है। अब डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की ज्यादा बाल की खाल ना निकालते हुए सीधा ये समझ लो कि YouTube, Amazon Prime, Netflix सब पे आप 4K HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो इसमें, वो भी आराम से 2x में देखते हुए। मतलब आपका प्रोसेसर जो है वो कैपेबल इनफ है कितनी भी स्पीड को प्रोसेस करने में। बाकी इसके अंदर डिस्प्ले अच्छी नहीं है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और जिनकी लाउडनेस सच में कमाल की है विद बेस। मैंने किसी भी चाइनीज फोन के अंदर इतना बेस नहीं देखा है, सच में इसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, स्पीकर सच में अच्छे हैं। बाकी हमने जो वेरिएंट अभी मंगवा रखा है उसके अंदर Origin OS 5 काम करता है बेस्ड ऑन Android 15। Origin OS बेसिकली काफी स्मूथ है, काफी फास्ट है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है। लेकिन इंडिया में चूंकि आएगा नहीं तो जो AI फीचर्स भी हैं वो भी Origin OS के साथ ही गायब हो जाएंगे, वो इंडिया में नहीं आने वाले। अगर एक कंक्लूजन पार्ट की बात करूं कि इसको आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो ऑलरेडी अगर आप एक iQOO का फोन यूज कर रहे हो, iQOO 12 आपके पास है, तो डेफिनेटली कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस पार्ट में थोड़ा सा अपग्रेड आपको मिलेगा, बाकी उसके अलावा कोई अपग्रेड है ही नहीं। इस फोन के अंदर आपको एकदम रो परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन उस रो परफॉर्मेंस का आप करोगे क्या? एंड्रॉइड में ना आप 120 FPS में गेमिंग कर सकते, ना ही आप AAA गेम्स खेल सकते, तो कोई सेंस नहीं बन जाता इतनी परफॉर्मेंस को इकलौता लेके बस इतने पैसे डालने का। बाकी आपको कैमरा वगैरह उतना अप टू द मार्क मिल नहीं रहे हैं, और कैमरा के मामले में आपको iQOO 12 के साथ ही जाना चाहिए। उसके कैमरा ज्यादा बेटर हैं एज कम्पेयर टू iQOO 13 के। मे बी इंडिया में आने के बाद थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो जाए, फिर भी iQOO 12 के कैमरा सच में अच्छे थे, हमने टेस्ट करा था। बाकी अगर आपको 50, 60, 70 हजार रुपए लगा के एप्पल या सैमसंग के अलावा कोई ब्रांड ट्राई करना है, तो Realme GT7 Pro की वीडियो भी बहुत जल्दी आ रही है। ये भी बहुत तगड़ा फोन है, तो डेफिनेटली इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इंडिया में लॉन्च होते ही iQOO 13 को किस फोन के साथ भिड़ा
गिराया जाए नीचे कमेंट में बताओ। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।